और उधर रुद्रप्रयाग में आई आपदा के बाद डीएम ने पीड़ितों से मुलाकात की। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पूरी संजीदगी के साथ राहत बचाव काम में जुटे। डीएम ने अधिकारियों की फौज के साथ विकासखंड जखोली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करके प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को भी सुना। जखोली ब्लॉक में भारी बारिश और कुछ जगह बादल फटने की घटना को लेकर सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि वो तत्काल अपने अपने डिपार्टमेंट की जो भी क्षति हुई है उसको देखें। और जहाँ जहाँ हमारी राजस्व की टीमें गई हैं, करीबन 5 से 6 ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर खेतों को क्षति हुई है और कुछ ऐसे मकान हैं जो भी अभी डेंजर जोन में लग रहे हैं, जिनका परिवारों को हम सेफ जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। और देखिए उधर टिहरी में भी जिलाधिकारी सौरभ गहरवाल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि शिफ्ट किए जाने वाले परिवारों को तत्काल खाने पीने और रहने की उनकी व्यवस्था की जाए। पहले तो हमारा मेन 2-3 कार्य है कि जो हमारा आवागमन का रास्ता है वो ठीक रहे, तो संबंध में एसडीएम को निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही में जो लोगों के फसलें नुकसान हुई हैं उसमें एसडीएम अपने तहसीलदार पटवारी के माध्यम से ये उन सभी परिवारों का सर्वे करवा रहे हैं, जिसमें उनसे हमने ये भी कहा है कि 1 से 2 दिवस के अंतर्गत में आप रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें, जिसे समय अंतर्गत। और अब बात करेंगे यूके SSSC पेपर लीक मामले की, जिसमें सीएम अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है और सीएम धामी ने गड़बड़ी करने वाली भर्तियों पर न सिर्फ रद्द करने के निर्देश दिए हैं, बल्कि नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने दोषियों को चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी, अवैध संपत्ति को जब्त करने के साथ ही गैंगस्टर एक्ट और PMLA के तहत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा है कि जिन परीक्षाओं के माध्यम से दागी व्यक्तियों को नियुक्ति मिली है, उनकी नियुक्ति निरस्त करके उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि यूके SSSC को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां यथाशीघ्र एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। पंकज, कहीं ना कहीं देखिए यूके SSSC पेपर लीक की बात की जाए तो सीएम सख्त नजर आ रहे हैं। तमाम जो नए निर्देश हैं वो भी दे दिए गए हैं, भर्तियों को सुचारू रूप से कराने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिन लोगों ने पूरी मेहनत के साथ सालों तैयारी करके पेपर दी है, उनका क्या होगा? क्योंकि नए सिरे से एक बार परीक्षा को कराने के निर्देश भी और संकेत भी सीएम की तरफ से दे दिए गए हैं। बिल्कुल ऐसी देखिए वाजिब सवाल है जो आपने उठाया है कि उन छात्रों का क्या जिन्होंने पिछले कई सालों से तैयारियां की और परीक्षा दी और जो अपनी मेहनत से पास आउट हुए हैं, उनकी नौकरी पर भी संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि जो परीक्षाएं अभी पिछले दौरान हुई थी, जिन पर SIT की जांच हो रही है या जो ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें गड़बड़ी की बात सामने आई है, उनमें उन परीक्षाओं को रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। उनमें 3 प्रमुख परीक्षाएं हैं जिनको रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा है जिस पर SIT जाँच चल रही है, वन आरक्षी की परीक्षा है जिस पर भी जो विजिलेंस जाँच कर रही है, और उसके दूसरी बात करें तो सचिवालय में रक्षक पद की भर्ती की परीक्षा है। ये 3 परीक्षाएं रद्द संभवतः की जा सकती हैं। तो ऐसे में उन छात्रों पर बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो गया है जिन्होंने पूरी तरह से इनके लिए मेहनत की और सालों साल ट्यूशन पढ़े, पैसा खर्च किया और फिर परीक्षाएं दी और फिर उनका मेहनत के तौर पर उनका नंबर आया और उनकी नौकरी पर सवाल खड़ा हो गया। कुछ लोगों की वजह से उन लोगों पर भी, उन बच्चों पर, छात्रों पर सवाल खड़े हो गए हैं जिन्होंने मेहनत की थी। फिलहाल ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने ये आदेश करे हैं कि जिन लोगों ने नकल करके या पैसे देकर या दूसरे माध्यम से ये नौकरियां पाई हैं, उन सभी पर गैंगस्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। उनकी जो भी संपत्ति है उनकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जो इसमें संलिप्त है, तकरीबन 22 लोगों की अब तक इसमें गिरफ्तारी हो गई है, उन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सभी संपत्ति को कुर्क भी किया जा सकता है, इस तरह की भी आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आयोग में देखिए आयुषी अभी तक अध्यक्ष नहीं है, एस राजू अपना इस्तीफा दे चुके हैं, तो आगामी जो परीक्षाएं हैं, तकरीबन 8 ऐसी परीक्षाएं हैं जो आयोग अगले दिसंबर तक कराने पर विचार कर रहा था। तो वो 3 महीने का वक्त दिसंबर में रहा है, तो उन परीक्षाओं को लेकर भी सवाल खड़े हो गए कि वक्त पर वो परीक्षाएं हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। क्योंकि देखिए पूरे आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि आयोग जो आगामी परीक्षाएं हैं उन पर किस तरह से अगला प्लान तैयार कर रहा है। क्योंकि अभी आयोग में सचिव भी बदल दिए गए हैं, उसके अलावा अध्यक्ष भी नहीं है, तो अध्यक्ष के लिए भी नियुक्ति के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए गए हैं। तो माना जा रहा है कि जल्द ही नए अध्यक्ष, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं और नए सवाल भी अब पूरे उठ रहे हैं कि क्या अब आगे निकलकर इस पूरे मामले पर सामने आता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। खबर रुद्रपुर से है। यहाँ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने टांडा रेंज स्थित संजय वन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वन को
पर्यटन पार्क के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। अजय भट्ट ने कहा कि राहगीरों और पर्यटकों के लिए संजय वन एक बेहतर विकल्प के रूप में हो सकता है। इसके जीर्णोद्धार के लिए सांसद निधि, विधायक निधि सहित सरकार से भी पैसों की डिमांड करके इसे सुंदर बनाया जाएगा। संजय वन बहुत ही चहल पहल वाला क्षेत्र है, जंगल के बीच में है। अब वैसा यहाँ नहीं है जैसे पहले था। जो यहाँ अपने तालाब बने हैं या फिर जो घूमने के लिए ट्रैक बने हैं वो सुनसान है। अभी मन में एक भाव आया है पर्यटन की दृष्टि से कि इसको एक अच्छा डेस्टिनेशन बनाया जाए। और उधर रुड़की में उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने लोगों की जन समस्याओं को सुना। जन संवाद में 40 शिकायतें दर्ज हुई है, जिसमें 24 का मौके पर निस्तारण किया गया है। हमारे पास लगभग 40 समस्याएं यहाँ पर आई हैं। 40 में से 24 का हमने यहीं पर निस्तारण हुआ है अधिकारियों के माध्यम से, और बाकी जो बची हैं वो कुछ शासन स्तर की हैं, कुछ सचिवों के माध्यम से होंगी, माननीय आयोग को हमने रखी है वो लेकर के, और कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम जो भी होंगी उनका भी किया जाएगा। और इधर बागेश्वर में परीक्षा नतीजों में हुए गड़बड़ियों को लेकर छात्रों ने नाराजगी जताई है, जिसके बाद नाराज छात्रों ने महाविद्यालय में प्रदर्शन किया और प्राचार्य के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक और कुलपति को ज्ञापन भेजा है, और जल्द ही समस्या का समाधान नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। परीक्षा बल में तमाम त्रुटियां दिखाई देती हैं और छात्र छात्राओं के प्रदर्शन के अनुरूप उनके जो अंक हैं वो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है। एक तो यूनिवर्सिटी द्वारा कोरोना की परिस्थिति में बिना सिलेबस पूरा किए हुए परीक्षाएं कराना, और उसके बाद इस तरीके की मूल्यांकन प्रक्रिया जहां छात्रों के 0, 1, 2, 3 इस प्रकार के अंक दिखाई दे रहे हैं। तो इसके विरोध में आज समस्त छात्र छात्राओं ने मिलकर, और छात्र संघ भी पूरे छात्र छात्राओं के साथ हैं, तो एक विरोध प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने अपनी बात रखी है कि एक ज्ञापन भेजा कि जिसमें छात्र छात्राओं के परीक्षाफल में तुरंत उनकी मूल्यांकन दोबारा करके और उनके परीक्षाफल में जो त्रुटियाँ हुई उनको तुरंत सुधार किया जाए। हमें मूल्यांकन सही नहीं हुआ हमारा। हम साल भर मेहनत करें और 1 या 2 नंबर के लिए मेहनत नहीं कर सकते। हमारे स्ट्रगली पेरेंट्स हमको इतनी दूर से आती हूँ और मैं सीधे 14-15 नंबर के लिए भी। और मसूरी में मजदूर अनुसूचित जाति संघर्ष समिति की ओर से मसूरी के शहीद स्थल पर शिफन कोट को तोड़े जाने के 2 साल पूरे होने पर शोक दिवस मनाया गया। मसूरी नगर पालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया और धरने में भारी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी अपनी मांगे पूरी करने की मांग की गई। इन लोगों के साथ हुआ तो बहुत अन्याय है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी आज भी अपने आवास को तरस रहे हैं। इसमें चाहे राज्य की सरकार हो चाहे स्थानीय सरकार हो, इन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। स्थानीय सरकार जो नगर पालिका है, नगर पालिका ने भी इनके साथ छलावा कराया। मैं उस बोर्ड में मेंबर भी हूँ। मैं ये कहने में मुझे कतई गुरेज नहीं है कि इन लोगों के साथ बुरा हुआ है। पालिका में एक झूठ बोला गया, हमारा दुर्भाग्य था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम कितनी बड़ी गलती कर गए कि जीवन के 58 साल में पहली बार इतना भ्रष्ट नगर पालिका का जो चेयरमैन बना मसूरी के अंदर, ये हमें पहली बार मिला। बड़ा दुर्भाग्य है हम शिफन कोट वालों का। आज 2 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी जो वादा नगर पालिका ने किया था वो वादा पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने छत देने की बात की है, वो कह रहे हैं कि हमने सबको जो है छत दे दिया, पर कहीं किसी को छत नहीं मिला। अगर उन्होंने छत दिया तो हमने उनसे ये बोला था कि अगर जिन लोगों को आपने छत दिया तो एक हमको लिखित में दे दीजिए, हम तब माने कि हमारे लोगों को छत मिल गया। आज भी हमारे लोग जो हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। मालदेवता में आपदा का ये पूरा मामला है। छोटे वाहनों के लिए पुल पर पुस्ते का निर्माण किया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मियों ने 5 दिन में इसका निर्माण किया है। सांग नदी पर पुल का हिस्सा बह गया था और लोगों को 30 से 40 किलोमीटर अधिक जाना पड़ता था, जिसका समाधान और ये निकाला गया है कि पुश्ता तैयार किया गया है। 5 दिन में इस पुश्ते का निर्माण किया गया है ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के कारण सौंग नदी का जो जलस्तर बढ़ गया था, जिसके कारण जो पुल था वो उस पानी में बह गया था और जिसके बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। 30 से 40 किलोमीटर ज्यादा लोगों को जाना पड़ रहा था, सफर तय करना पड़ रहा था और इसका अब उपाय निकाला है पीडब्ल्यूडी विभाग ने।
मालदेवता और सरखेत में आई आपदा की वजह से ये पुल का आधा हिस्सा बह गया था और ये तकरीबन 40 मीटर का हिस्सा था जो पूरी तरह से टूट गया था। हालांकि ये पुल का पार्ट नहीं था, सड़क का जो पुश्ता पार्ट था वो पूरी तरह से यहाँ टूट गया था और जो आवाजाही थी वो बंद हो गई थी। ये तकरीबन 40 मीटर का हिस्सा है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और यहाँ से नदी का जो बहाव था वो पूरी तीव्र गति से निकल रहा था। लेकिन क्योंकि 19 तारीख से लेकर यदि 24 तारीख तक की बात की जाए तो यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर पुल का निर्माण किया जा रहा था और अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मशीनें हैं पीडब्ल्यूडी विभाग की, जेसीबी हो या तमाम जो अन्य मशीनें हैं वो उनसे लगातार पुल निर्माण का काम किया जा रहा है। हालांकि कल देर रात यहाँ पर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी और आप देख रहे हैं, देखिए जो छोटे वाहन वाले हैं, बाइक स्कूटी वाले, वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं ताकि लोगों को जहाँ भी जाना है वो आसानी से जा सके। और प्रमुख बात यह है, मुख्य बात यह है क्योंकि जो ये सड़क है ये काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क है और ये सड़क आप अगर देखेंगे तो सीधे देहरादून से एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो गांव हैं वो रहते हैं। देहरादून से डोईवाला, डोईवाला से देहरादून, हर रोज़ यहाँ से आवाजाही होती है। किसी को देहरादून किसी काम से आना है तो इसी सड़क मार्ग के जरिए वो आता है और ये एक मुख्य भूमिका ये इसमें भी निभाती है। जो देहरादून से हरिद्वार का जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर वाहनों का जो लोड होता है उसको इधर डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो यहीं से चाहे एयरपोर्ट की बात हो या डोईवाला जाने की बात हो या एयरपोर्ट से मसूरी जाने की बात हो या एयरपोर्ट से देहरादून जाने की बात हो, तो ये जो मुख्य मार्ग है ये यहीं से प्रमुख भूमिका निभाता है। तो एक राहत की बात हम कह सकते हैं। 19 तारीख को जो पुल का हिस्सा टूटा था उसको अब ठीक कर दिया गया है और यहाँ से छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, ABC। तो देखिए जिस तरीके से बारिश आई उसके बाद पुल बहा और कहीं ना कहीं लोगों की चिंता यही थी कि अब आवागमन वो कैसे करेंगे। इस पुल का निर्माण किया गया है। पंकज राणा इस वक्त देहरादून से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पंकज, जब ये मालदेवता वाला पुल टूटा था कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चिंता का विषय ये था कि लोगों के सामने ये आपत्ति की सफर कैसे अब वो तय करेंगे। वैकल्पिक मार्ग ये बनाया गया है, किस तरीके से राहत ये लोगों के लिए पहुंचा रहा है, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और समझाइए कितने दिनों में ये पुल बना है और आगे आने वाले समय में जो पुल बहा है उसके निर्माण में कितना समय और लग सकता है। भाई देखिए बहुत बड़ी राहत की बात है उन लोगों के लिए जो यहाँ से रोज़ आवाजाही करते थे, खासकर जो डोईवाला के आसपास के तमाम गांव हैं और ये रायपुर का एरिया है और मालदेवता के जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। ये पुल का जो पुश्ता ढहा था उसका निर्माण कर दिया गया है। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे तो ये वही तस्वीरें हैं जो कच्चा मिट्टी का आप पोच देख रहे हैं। ये पूरी तरह से ये निर्माणाधीन कार्य है और यहीं पर निर्माण कर दिया गया है। जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक डोईवाला के ब्रजभूषण गहरोला, वो यहाँ पर आए हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं। उसके साथ भी आप देखेंगे तो तमाम जो जेसीबी मशीनें हैं, तमाम पीडब्ल्यूडी के जो बोल्डर हैं वो लगातार यहाँ पर इस निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द इसका जो पूरा निर्माण है वो कर दिया जाए। क्योंकि अभी इसमें जो कच्चा जो ये निर्माण दिख रहा है इसमें इस साइड से अभी पुश्ता लगाया जाना है, पत्थरों का पूरी तरह से पक्का निर्माण किया जाना है ताकि आगे अगर किसी तरह की दिक्कत आए तो वो इस पुल को फिर से न तोड़े। इसके पुल के दूसरी साइड में एक पूरी तरह से पानी डाइवर्ट के लिए एक दीवार बनाई जा रही है ताकि नदी का जो बहाव है दूसरी साइड को कर दिया जाए। आप देखेंगे तो जो नदी का बहाव है वो दूसरी साइड पूरी तरह से धीरे धीरे होना शुरू भी हो गया क्योंकि पहले जो नदी थी वो इसी टूटे हुए हिस्से से निकलकर यहाँ बह रही थी और यहीं पर जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं यहीं पर बहुत हिस्सा पानी का लगातार यहाँ बह रहा था। लेकिन पुल में देखिए अब स्मूथली अब जो टू व्हीलर है उनकी आवाजाही शुरू हो गई है और ये हम कह सकते हैं कि ये लाखों लोगों के लिए बहुत राहत की बात है क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो स्कूली बच्चों के लिए थी। जो तमाम बच्चे आसपास के गाँव में यहाँ पर स्कूल आते थे देहरादून, वो पिछले 4-5 दिनों से स्कूल नहीं आ पा रहे थे। 19 तारीख से लेकर कल 24 तारीख की रात तक यहाँ पर छोटे वाहनों के लिए आवाजाही शुरू कर दी है। अभी बड़े वाहन इसलिए नहीं किए गए हैं क्योंकि अभी कच्चा हिस्सा है और कच्चा हिस्सा नीचे और न टूट के गिर जाए, इसलिए बड़े वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। अभी ये तकरीबन 4 से 5 दिन तक यहाँ बड़े वाहन नहीं होंगे। स्मूथली इसका वक्त निर्धारित किया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जो स्कूली बच्चों का वक्त होगा उस वक्त जो बसें बच्चों की होंगी वो यहाँ से निकाली जाएंगी। उसके अलावा दिन में वो सिर्फ छोटे वाहन यहाँ से चलेंगे। जब स्कूल की छुट्टी का वक्त होगा तो उस वक्त इस वाहन से बड़े बसों को, यहाँ जो बच्चों की बसें होंगी उनको निकाल दिया जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। इसके साथ साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़रूरी काम के लिए देहरादून आते हैं, तो उन लोगों ने ये तय कर लिया है कि अब 4 व्हीलर की बजाय वो 2 व्हीलर से यहाँ से वाहन से आवाजाही करेंगे। और देखिए आप पूरी तरह से जो स्मूथली ट्रैफिक है वो चल रहा है। लेकिन अभी भी उन लोगों के लिए दिक्कत है जो एयरपोर्ट आते हैं और एयरपोर्ट आकर वो देहरादून आते हैं, उसके बाद मसूरी जाते हैं, वो लोग अभी इस साइड से नहीं आ पाएंगे। उनके लिए रास्ता आगे रोक दिया गया है। इस साइड से भी आगे पुलिस का एक बैरिकेडिंग लगा है, वो जो 4 व्हीलर हैं उनको रोक दिया जा रहा है।
है उनको वापस जी। भेजा जा रहा है। माना जा रहा है कि आज शाम तक यहाँ पर पूरी तरह से इसको निर्माण पूरा इसका कर दिया जाएगा और आगे की जो कार्रवाई है, आगे का जो ट्रैफिक प्लान है वो आगे किया जाएगा ताकि लोगों को आवाजाही में सुविधा मिल सके। जी चलिए, कहीं ना कहीं पंकज पूछता ही सही, लेकिन एक राहत प्रशासन की तरफ से लोगों को दी गई है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, गंगोत्री हाईवे जगह जगह से बंद हो गया है। चार धाम आने वाले यात्रियों की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। इधर बीआरओ की टीम रास्ता खोलने में जुटी हुई है। प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इन रास्तों को खोला जाए। ये तस्वीरें भी आप देखिए, नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से जो गंगोत्री हाईवे है वो जगह जगह से बंद हो गया है। और इधर चार धाम आने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई है, जगह जगह से रास्ते बंद हैं। बीआरओ की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इन रास्तों को खोला जाए, लेकिन लगातार जो भूस्खलन है उसकी वजह से यात्री परेशान हैं। 5 बजे से खड़े हैं, अभी तक रोड का कार्य, ये तो आपका काम है। कुछ थे 2 घंटा गंगोत्री धाम से दर्शन करके आए हैं, हमें वापस जाना है, यमुनोत्री धाम केदारनाथ जाना है और यहाँ सूर्यनगर पे हम सुबह 5 बजे से आगे सुबह 5 बजे से बहुत परेशान हो रहे हैं। बच्चों को दूध तक नहीं मिल रहा है, हम इतने परेशान हो गए, क्या करें क्या ना करें। और इधर आपदा पीड़ितों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। आपदा मुआवजा राशि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है और आपदा मुआवजा राशि 1 लाख से 5 लाख तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से बातचीत की है। आपको बता दें कि पिछले दिनों देहरादून के मालदेवता में आपदा आई थी, काफी नुकसान हुआ था, लोग काफी प्रभावित हुए थे, जिसके बाद अब केंद्र सरकार से ये गुहार लगाई गई है, ये बात कही गई, अनुरोध किया गया है कि जो आपदा राशि है, जो प्रभावित राशि है, उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाए। कैबिनेट में भी अन्य बिंदु पर मैंने इस विषय को उठाया है कि जो मुआवजा राशि भारत सरकार द्वारा दी जाती है तय है 1,05,000 रुपये। तो मैंने आज कैबिनेट में इस बिंदु को रखा है कि कम से कम इसको 5 लाख किया जाए, वह उन लोगों को विस्थापित किया जाए। उसके लिए मुझे माननीय मुख्य सचिव आश्वस्त किया गया है और मुख्य सचिव को निर्देशित कर दिया कि शीघ्र इसकी रिपोर्ट बनाकर दें। तो हम पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी ये घटनाएँ हुई हैं, विशेषकर सबसे ज़्यादा नुकसान देहरादून और टिहरी में हुआ है, इन लोगों को वहाँ से हम स्थापित करेंगे और शीघ्र ही जो 5 लाख की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी है वो लागू होगी और उनको थोड़ी सी हम राहत देने का काम करेंगे। तो देखिए, यूके मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान भी सामने आया है। यूके भर्ती घोटाला उत्तराखंड की आत्मा पर जख्म है, हरीश रावत का ये कहना है। हाईकोर्ट की निगरानी में एसटीएफ का गठन हो, इसकी मांग हरीश रावत की तरफ से की गई है। तो देखिए, यूके मामले पर लगातार विरोध जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और अब इसे लेकर हरीश रावत की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं। उनका ये कहना है कि उत्तराखंड की आत्मा पर जख्म है यूके भर्ती घोटाला और ये भी कहा गया है कि हाई कोर्ट की निगरानी में एसटीएफ का गठन किया जाए। हमारी जख्म है, उत्तराखंड की आत्मा पर जख्म है। जिस बात के लिए राज्य बनाया गया, कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक जो है इस राज्य की हत्या करने के लिए इस नौकरियों में जो भ्रष्टाचार प्रारंभ किया है, जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, वो लोग उत्तराखंड की आत्मा को मार रहे हैं, उत्तराखंड को के राज्य के भावना को मारने का काम कर रहे हैं। अग्निवीर योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आया है। अग्निवीर की भर्ती के नाम पर छल किया जा रहा है, युवाओं के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, ये आरोप लगाया है यशपाल आर्य ने, जिन्होंने अग्निवीर भर्ती पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा के नाम पर युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। क्या कुछ उन्होंने और कहा, आपको सुनाते हैं। मैंने कहा ना कि किसी ने तो आवाज उठाई है। इस अग्निवीर योजना में जो खामियां हैं, 100 भर्तियों में 100 लोग अभ्यर्थी हैं और चयन कितने का हो रहा? 3 का। और जिस तरह से उन्हें दौड़ाया जा रहा है, जिस तरह उन्हें भूखा प्यासा वहाँ पर लाया जा रहा है, पहले प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। वेरिफिकेशन इसलिए हो रहा है कि ये लोग कौन हैं, कहीं इन्होंने आंदोलनकारी तो नहीं है या इन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ आवाज़ तो नहीं उठाई है। तमाम प्रश्न हैं और मैं सतपाल महाराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार के खिलाफ मुखर होकर आवाज़ उठाई है।
और इधर नैनीताल में सफाई कर्मियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नगर पालिका के ईओ का घेराव किया। सफाई कर्मियों ने अकाउंट विभाग में तालेबंदी कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2 सितंबर तक मांगे पूरी करने की मांग की जा रही है। 3% डीए, संविदा कर्मचारियों का वेतन, आउटसोर्सिंग तनख्वाह, पेंशन धारकों का 3% बकाया डीए समेत कुछ अन्य मांगे हैं, जिन्हें लेकर आज इन सफाई कर्मियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। ये भी मांग की जा रही है कि 2 सितंबर तक इनकी मांगे पूरी की जाए, नहीं तो आगे आने वाले समय में जो प्रदर्शन है उसे उग्र किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।